झारखंड सरकार की खनन सचिव पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार कर ली गई हैं। बुधवार की शाम ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। गिरफ्तारी के पूर्व ईडी कार्यालय में पूजा सिंघल की मेडिकल जांच हुई। ईडी की अब तक की जांच में पूजा सिंघल व उनके पति अभिषेक झा को प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त पाया गया है। ईडी आईएएस पूजा सिंघल को 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। अदालत ने इसकी इजाजत दे दी है। आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ईडी पूजा को गुरुवार की सुबह अपने कब्जे में लेकर पूछताछ करेगी। बता दें कि इससे पहले ईडी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूजा सिंघल व अभिषेक झा के विदेश जाने पर रोक संबंधी पत्र भी सीबीआई को भेजा था। इसमें लुकआउट सर्कुलर LOC जारी करने की मांग की गई थी। ईडी ने पूजा सिंघल और उनके पति के करीबी सीए सुमन कुमार की ओर से पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों को आधार मानते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल माना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को सुरक्षा बलों ने एक हाइब्रिड आतंकी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन सहित गोला बारूद बरामद किया गया है। जानकारी मिली है कि दोनों लश्कर के पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि विशेष सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलवामा पुलिस ने सेना की 50 RR, 2 पैरा और CRPF के साथ मिलकर हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान वकार बशीर भट्ट के रूप में हुई है। उसके सहयोगी की पहचान शाहिद इशाक पंडित के रूप में हुई है और ये दोनों करीमाबाद, पुलवामा के निवासी हैं। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह सामने आया है कि दोनों लश्कर के पाकिस्तानी हैंडलर अली साजिद के सीधे संपर्क में थे और उन्हें जिले में आतंकी हमलों और बाहरी मजदूरों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था। इस संबंध में पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। श्रीलंका में नाजुक हालातों के बीच बुधवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राजपक्षे ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अधिकांश लोग और राजनीतिक दल सुझाव दे रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ गठबंधन किया जाए। गोटबाया ने कहा कि मैंने पिछले कुछ दिनों से गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश की है और मैं गठबंधन सरकार के सुझाव से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस कठिन समय में यह फैसला ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर श्रीलंका के नए PM की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में पुराने मंत्रिमंडल कैबिनेट को हटा दिया गया है और युवा सांसदों के साथ साथ बिना किसी राजपक्षे के नए मंत्रिमंडल को बनाने की तैयारी है। तमाम पार्टियों के आग्रह पर PM और पुरानी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 9 मई को हमने कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखी। बहुत ही कम समय में पूरे देश में हिंसा फैलती देखी गई। जान बचाकर निकले महिंदा राजपक्षे श्रीलंका को हिंसा की आग में झोंककर प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पूरे परिवार के साथ भाग खड़े हुए। सोमवार को उग्र भीड़ ने कोलंबो में राजपक्षे के सरकारी आवास को घेर लिया था। जनता के गुस्से को कम करने के लिए उन्हें PM पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस्तीफे के बाद भी गुस्सा कम नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दिया और उधर उनके सरकारी आवास में सेना का हेलीकॉप्टर उतरा। आनन-फानन में पूरा राजपक्षे परिवार इसमें सवार हुआ और कोलंबो में उग्र प्रदर्शनकारियों से जान बचाकर भाग निकला। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? चक्रवाती तूफान असानी बुधवार देर रात आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नरसापुरम के बीच कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील हो गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA ने यह जानकारी दी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा भारत के कई राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। SDMA के निदेशक BR अम्बेडकर ने एक विज्ञप्ति में कहा कि असानी कमजोर होकर राज्य के यानम का किनाडा क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि तटीय आंध्र प्रदेश के जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। SDMA के निदेशक ने कहा, लोगों को सतर्क रहना चाहिए और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाना चाहिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रतिकूल रहेगा। गर्मी के क्या है हाल? IMD की तरफ से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान लू का दौर जारी रहेगा।
विभाग ने बताया कि इन क्षेत्रों और महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में खास इजाफा होने के आसार कम है। वहीं 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में बढ़त की संभावनाएं कम है, लेकिन इसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहे हैं, यानी राज्य के अधिकतर भागों में लू का दौर जारी है। उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने से पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर लू तथा कहीं कहीं भीषण लू चलने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा व उदयपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि आगामी 4-5 दिनों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। IMD के अनुसार पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 15 मई तक हीट वेव की स्थिति बन सकती है। वहीं दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण पंजाब में भी 12 मई से 15 मई के बीच लू चलने के आसार। कोई इसे जमीन पर जन्नत कहता है, तो कोई सरताजे हिंद। किसी को मीलों पसरी बर्फ पसंद है, तो कोई डल झील के नीलम रंगी पानी पर शिकार सा ठहराव चाहता है। ये वो कश्मीर है जो न जाने कितने ख्वाबों में बसा है, लेकिन हर ख्वाब कश्मीर सा खूबसूरत नहीं। यहाँ देवदार के पेड़ों की सरसराहट में उन माओं की चीखें दफन है जिनके बच्चे रातों रात लापता हो गए। झेलम के चमकीले पानी में जाने कितनी ही खिलखिलाहटों का खून मिला हुआ है। यहाँ जमीन के हर रकबे में जुल्म और खौफ की कहानियां उगती हैं। खौफनाक सच के धागों में पिरोई हुई ऐसी ही एक कहानी बिलाल की है, जिनके घर में आतंकी घुसे और बंदूक की नोक पर छोटे भाई को लेकर चले गए। डॉक्टर बनने के सपने बुनता वो बच्चा अब जेल में है, मां गहरे डिप्रेशन में और पिता की पीठ वक्त से पहले कमान बन चुकी। बिलाल कहते हैं, लोग भले ही कश्मीर को जन्नत कहें, लेकिन हमारे लिए ये जहन्नुम है। जन्नत वो होती है जहां सुकून हो, मोहब्बत हो। यहाँ तो घर पर दस्तक होते ही लगता है कि आतंकी तो नहीं लौट आए। ऐसा कहते हुए सोपोर के उस ठंडे बंद कमरे में भी उनके माथे पर पसीना चमकने लगता है। कई बार वो भर भरा के रो उठते हैं, इतना जोर से कि मुझे वीडियो बंद कर उन्हें तसल्ली देनी पड़ती है। 24 घंटों से भी ज्यादा वक्त से दक्षिण कश्मीर में एनकाउंटर चल रहा था। पहले हमारा पड़ाव वही था, लेकिन हालात बिगड़ने पर हम उत्तरी हिस्से की तरफ बढ़े। बिलाल तक पहुंचने का हमारा सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। कई चेहरों से मुलाकात हुई, ज्यादातर सहमे हुए। वहीं कुछ ऐसे जो कश्मीर को दोबारा जन्नत बनाने का जज्बा लिए हुए। ऐसे ही एक चेहरे ने हमें बिलाल तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। एक एक कदम नाप जो कर उठाया गया। भरोसेमंद टैक्सी ड्राइवर को साथ लेकर बड़ी सुबह हम श्रीनगर से निकले। रास्ते में 2 और लोकल जानकार साथ जुड़े, जिनका काम सेफ्टी को पक्का करना था। मैंने ट्रैकर ऑन कर रखा था, लेकिन कहीं न कहीं डरी हुई थी। जब हमारी कार उत्तरी कश्मीर के सुनसान रास्तों से गुजर रही थी, तभी दक्षिणी हिस्से में एनकाउंटर चल रहा था। डर और उम्मीदों के बीच डूबते उतरते हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। यह डल झील है, धरती के जन्नत की खूबसूरत जगह। यहाँ आने के बाद कोई जाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ कश्मीर में जुल्म और आतंक की ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं जिन्हें सुनकर मन सिहर जाता है। दैनिक भास्कर, यह डल झील है, धरती के जन्नत की खूबसूरत जगह। यहाँ आने के बाद कोई जाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ कश्मीर में जुल्म और आतंक की ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं जिन्हें सुनकर मन सिहर जाता है। सेब के बागान के बीचों बीच खड़े उस घर में बिलाल था। ऊपरी कमरे में हमें अकेला छोड़कर बाकी लोग बाहर चले गए। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, पहले अटक अटक कर, फिर भरोसे के साथ। वे याद करते हैं, साल 2019 का अगस्त था, जब आधी रात हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही कुछ लोग धड़धड़ाते हुए भीतर घुस आए और कुंडी लगा दी। सबके हाथों में बंदूक और चेहरे पर फाड़ खाने वाला भाव। वे लश्कर के लोग थे जो कश्मीर को जहन्नुम बनाए हुए हैं। आते ही उन्होंने सबको एक कमरे में इकट्ठा किया, मोबाइल जब्त करके बंद कर दिया, फोन का तार काट दिया। उन्होंने वो सारे इंतजाम किए
जिससे किसी को भी हमारे घर पर किसी हलचल की भनक न लग सके। एक कमरे में हम सब जमा थे, माँ बाप, हम 4 भाई और एक चचेरी बहन। एक मिलिटेंट ने अबू की कनपट्टी पर पिस्टल रख दी और धमकाया कि किसी को उनके आने की भनक न लगे। उसने सीधे कहा, तुम में से किसी का भी मुंह खुला तो हम पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। अब बारी थी घर की औरतों की। रोती हुई माँ और बहन को उन्होंने किचन में भेज दिया। आधी रात में वे रोटी चावल और खूब अच्छी तरह से भुना हुआ गोश्त चाहते थे। जब वे खाना पका रही थीं तब मिलिटेंट्स बार बार धमका रहे थे कि जल्दी देग पकाओ, हमें भूख लगी है। खाना खाकर घर के हर एक कमरे में पसर गए। हम 7 लोग एक ही कमरे में बंद थे, अपने ही घर में कैदी की तरह। न हाथ हिला सकते थे, न पैर। दरवाजा खोलना मना था। ये जहन्नुम की शुरुआत थी। इसके बाद वे कई बार आए। उनकी नजर हमारे छोटे भाई पर पड़ चुकी थी। 19 साल का मेरा भाई 2 ही काम जानता, इबादत और पढ़ाई। वो डॉक्टर बनना चाहता था, 12वीं की परीक्षा देने वाला था। जब उन्होंने एक ऑफर दिया, इसे हमारे साथ भेज दो वरना हम एक एक